हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमेंडा पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। अभी तक हमने अमेंडा पोयम को समझा है, उसकी समरी की है, राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस को किया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोयम अमेंडा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? इसमें पहले पूछा गया है आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग अमेंडा की उम्र कितनी है? हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये कैसे पता चलता है? सो आंसर विल बी, आई थिंक अमेंडा इज अराउंड 12 और 13। मतलब मुझे लगता है कि शायद अमेंडा की उम्र 12 या 13 साल के आसपास है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्नेज शी हैज़। पोयम में एक लाइन आई थी जहाँ पर उसकी मदर उसे कहती हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने यानी अपने पिंपल का ध्यान करो। इट मीन्स अमेंडा इज सफरिंग फ्रॉम एक्ने प्रॉब्लम। और इस एज में 12-13 जो टीनेज होती है उसमें एक्ने प्रॉब्लम जो है दैट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। यूजुअली बॉयज़ और गर्ल्स एट दिस एज हैव देम ऑन देयर फेसेस। नॉर्मली लड़के या लड़कियां जो इस एज में होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, इस एज में उनके फेसेस पर ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? अमेंडा से कौन बात कर रहा है? उसके पेरेंट्स, नॉर्मली उसकी मदर बात कर रही हैं। इट इज़ हर पेरेंट, और कौन पेरेंट है? मदर। मदर स्पीकिंग टू हर। Question number 3. Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? It means given in brackets. जो फर्स्ट 3, 5 और 7 odd नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो मदर की स्टेटमेंट हैं, और जो इवन नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं सेकेंड 4 एंड 6 स्टैंजास, दे आर द थॉट्स ऑफ अमेंडा। सो इसमें पूछा गया है कि जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स स्टैंजा हैं इस पोएम के, उन्हें ब्रैकेट्स में क्यों दिया गया है, वो ब्रैकेट्स में क्यों गिवन है? स्टैंजास 2, 4 and 6 are given in parenthesis as they are answers to other stanzas. क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेंडा ये अमेंडा का रिएक्शन है, यानी जो फर्स्ट स्टैंजा में उसकी मदर कुछ भी उसको कहती हैं तो अमेंडा का क्या रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन इसके अंदर दिखाया गया है। ओके, तो अमेंडा का रिएक्शन जो है वो ब्रैकेट्स में दिखाया गया है। दीज कम बिफोर दैम, इट मीन्स फर्स्ट के बाद जो सेकंड स्टेंजा है वो अमेंडा का रिएक्शन है। देन थर्ड स्टेंजा इज द क्वेश्चन और द रेस्ट्रिक्शन ऑफ हर मदर ऑन अमेंडा। थर्ड स्टेंजा में मदर की थिंकिंग, मदर की बातें दिखाई गई हैं। देन फोर्थ स्टेंजा, अगेन फोर्थ स्टेंजा इज द रिएक्शन ऑफ अमेंडा। ओके, इट मीन्स जो स्टेंजा 1 में कहा गया है उसका आंसर स्टेंजा 2 में है, जो थर्ड स्टेंजा में कहा गया है उसका आंसर स्टेंजा 4 में है, जो फिफ्थ में कहा गया है उसका आंसर स्टेंजा 6 में है। तो इस तरह से इन स्टेंजाज के आंसर्स हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में, जो कि आंसर्स हैं ओड नंबर ऑफ स्टेंजाज के। दे आर देयर एज दे कुड बी सुटेबल आंसर्स टू द क्वेश्चन इन दैम। वो इसलिए ब्रैकेट्स में गिवन है, पैरेंथेसिस में दिए गए हैं, क्योंकि वो ऊपर दिए गए स्टेंजा के सुटेबल आंसर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4 एंड 6? स्टेंजा 2, 4 और 6 में स्पीकर कौन है, यानी कौन बोल रहा है? जो ये ब्रैकेट में जो रिएक्शन गिवन है इवन नंबर ऑफ स्टेंजाज में, वो किसका रिएक्शन है? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1, 3, 5 एंड 7? और क्या आपको लगता है कि जो 2, 4 और 6 स्टेंजा में स्पीकर है या जिसका भी रिएक्शन दिखाया गया है वो 1, 3, 5, 7 के स्पीकर की बात सुन रहा है? So 2, 4 and 6 stanzas, they are the reaction or the thinking of Amanda. The speaker in stanza 2 is a mermaid. सेकेंड स्टेंजा में मरमिड दिखाई गई है, यानी अमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है एज अ मरमिड। मरमिड मीन्स हाफ वुमेन एंड हाफ फिश। सो सेकेंड स्टेंजा में मेन कैरेक्टर है मरमिड, जो कि एक इमेजिनेशन है अमेंडा की। इन स्टेंजा 4 इट इज़ एन ऑर्फन। फोर्थ स्टेंजा में
अमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है लाइक एन ऑर्फन चाइल्ड, मीन्स अ चाइल्ड हु इज नॉट हैविंग पेरेंट्स. In stanza 6, it may be a fairy or a princess. सिक्स्थ स्टैंजा जो है जिसमें वो अपने आप को अपने आप को रेपुंजल के साथ कंपेयर करती है, वो एक फेयरी और प्रिंसेस हो सकती है. और इन स्टैंजा में 2, 4, 6 स्टैंजा में जो ये अपने आप को अमेंडा जो कुछ भी इमेजिन करती है, ये श्योर है कि वो स्टैंजा 1, 3, 5, 7 के स्पीकर को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है. इट मीन्स वो अपनी मदर को नहीं सुन रही है. What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमेंडा एक मरमेड होती, एक जलपरी होती, तो वो क्या करती? Amanda could move about in the green sea blissfully. अगर अमेंडा एक मरमेड होती तो वो बड़ी शांति से रिलैक्स होकर उस हरे रंग जैसे समुद्र में आसानी से वो मूव कर सकती थी, स्लोली ब्लिसफुली वो उसके अंदर ड्रिफ्ट कर सकती थी. ओके, मतलब उस समुद्र में वो तैर सकती थी शांति से. Now question number 6, 2 stars are given here, means it is very important question. Is Amanda an orphan? क्या अमेंडा एक अनाथ लड़की है? क्या वो सच में ऑर्फन है? Why does she say so? उसने ऐसा क्यों कहा कि वो ऑर्फन है? Amanda thinks as she is an orphan wandering in the streets. अमेंडा सोचती है कि जैसे वो गलियों में घूमने वाली कोई अनाथ बच्ची है. इट इज क्लियर इन स्टैंजा 4. ये बात उसकी 4th स्टैंजा में क्लियर है, जिसमें वो अपने आप को एक अनाथ बच्ची की तरह इमेजिन करती है जो कि मिट्टी में अपने नंगे पैरों से डिजाइन बनाती है. बट शी इज नॉट. बट रियलिटी में वो ऑर्फन नहीं है, अनाथ नहीं है, क्योंकि उसकी मदर उसे बात कर रही है. सो मैनी इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन बाय पेरेंट्स ओनली. क्योंकि उसको ये जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं ये उसकी मदर उसको दे रही है. लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को वो रेस्ट्रिक्शन समझती है, इसलिए वो चाहती है कि काश वो अनाथ होती, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल? क्या आपको रेपुंजल की स्टोरी, रेपुंजल की कहानी पता है? और अमेंडा रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? रेपुंजल इज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस लिविंग इन अ ट्रैंक्विल टावर. रेपुंजल एक सुंदर राजकुमारी का नाम है जो कि एक बहुत ही शांत और एकांत में एक अकेले टावर में रहती है. शी हैज़ ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर. उसके बहुत लंबे और सुंदर बाल हैं. शी लेट्स हर ब्राइट हेयर डाउन. वो अपने सुनहरे लंबे बालों को जब विंडो से टावर से नीचे गिराती है, और विच क्लाइम्स अप टू द टावर विद द हेल्प ऑफ दिस हेयर. तो उसकी जो विच है, मतलब जो जादूगरनी है जिसने उसे उस टावर में बंद करके रखा है अकेले में, वो उन बालों की सहायता से उस टावर में चढ़ जाती है. इन सम स्टोरीज अ प्रिंस इज गिवन इन प्लेस ऑफ विच. लेकिन कुछ कहानियों में हम पढ़ते हैं कि जो राजकुमारी रेपुंजल है, जब वो अपने सुनहरे लंबे बाल टावर से बाहर निकालती है तो उनकी सहायता से एक सुंदर राजकुमार उस टावर के अंदर एंटर करता है. She wants to become like Rapunzel because she wants to live all alone like her. अब अमेंडा, यहाँ शी जो यूज हुआ है वो अमेंडा के लिए यूज हुआ है. अमेंडा रेपुंजल की तरह बनना चाहती है क्योंकि वो भी अकेले रहना चाहती है, शांति से रहना चाहती है. वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे रेस्ट्रिक्ट करे, उस पर पाबंदियां लगाए. वो फ्री रहना चाहती है, इसलिए वो खुद को रेपुंजल की तरह महसूस करती है कि काश वो उसकी तरह होती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? It means ये जो लड़की है अमेंडा, वो क्या चाहती है, इसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाहत है, इच्छा है. What does this poem tell you about Amanda? इस कविता से, इस पोयम से अमेंडा के बारे में हमें क्या पता चलता है? The girl yearns for freedom. ये लड़की आज़ादी चाहती है. She wants to lead her life the way she likes. वो अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती है. In fact, she has certain natural habits. These are had by all their respective ages.
और रियलिटी में वास्तव में उसके अंदर कुछ ऐसी नेचुरल हैबिट्स हैं, ऐसी आदतें हैं जो इस एज ग्रुप के बच्चों में बहुत नॉर्मल बात है, हो जाती हैं जो आदतें नेचुरली। बट हर पेरेंट्स डू नॉट लाइक दीज टू बी देयर इन हर। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं चाहते कि इस तरह की आदतें उसके अंदर हों। अमेंडा हैज़ दीज हैबिट्स बट शी इज़ एन ओबीडिएंट एंड अंडरस्टैंडिंग गर्ल। अमेंडा के अंदर ये आदतें हैं लेकिन वो एक आज्ञाकारी और समझदार लड़की है। देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इन हर लाइफ। उसके जीवन में कुछ रोक टोक हैं, कुछ पाबंदियां हैं। दीज आर देयर इन एवरी हाउस होल्ड। और इस तरह की पाबंदियां लगभग हर घर में, इस एज ग्रुप के, इस आयु के हर बच्चे पर इस तरह की कुछ रोक टोक होती हैं। लास्ट वन इज read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? आखिरी स्टेंजा को पढ़िए और ये बताइए कि क्या वास्तव में आपको लगता है कि अमेंडा सल्किंग मीन्स अपसेट, कि अमेंडा अपसेट है, सैड है और वो बहुत मूडी है? क्या आपको ऐसा लगता है? Amanda is sulking as it is given in the last stanza, but it is sulking for the speaker only. लास्ट स्टैंजा में क्लियर दिखाया गया है जब उसकी मदर कहती है डोंट बी सल्किंग, डोंट सिट सल्किंग, मीन्स वो अपसेट उसको नहीं होना है। उसकी मदर ये कहती है, इट मीन्स शी इज़ गेटिंग अपसेट। अमेंडा जो है वो सल्किंग है, इट मीन्स वो अपसेट हो रही है। ये क्लियर लिखा गया है आखिरी स्टैंजा में। बट सल्किंग क्यों है, वो अपसेट क्यों है? सिर्फ अपनी मदर की वजह से। शी ऑन हर ऑन इज नॉट सल्किंग। अपने लिए या खुद को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर वो अपसेट नहीं है, परेशान नहीं है, सिर्फ अपनी मदर की बातों से परेशान है। इट इज़ क्लियर इन द सेंटेंस एनी वुड थिंक एट यू। इट मीन्स ये जो लाइन गिवन है कि कोई भी देखेगा तो ये समझेगा कि तुम मेरी वजह से सल्किंग यानी परेशान हो, मैं तुम्हें डांट रही हूँ। इट मीन्स द स्पीकर इज कॉन्शियस दैट ही और शी इज नैगिंग हर अननेसेसरीली। इसका मतलब स्पीकर यानी कि उसकी जो मदर हैं अमेंडा की, उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि वो अमेंडा को इन छोटी छोटी बातों के लिए अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही हैं। नैगिंग होता है बेसिकली स्कॉल्डिंग, डांटना। तो कहीं ना कहीं अमेंडा की मदर को भी पता है कि वो अमेंडा को यहाँ पर शायद ज़रूरत से ज़्यादा डांट रही हैं, जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल हैबिट्स होती हैं इस एज ग्रुप के बच्चों में। तो उनको ये बात पता है, इसलिए वो कहती हैं कि तुम इस तरह अपसेट मत बैठो, वरना कोई देखेगा तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें बेवजह डांट रही हूँ। इसका मतलब वो इस बात से अवेयर हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स थे अमेंडा के। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड